जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सऊदी अरब में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका के नेता भी थे, विदेश मंत्री, रूस के भी विदेश मंत्री थे, लेकिन भारत इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार गोदी मीडिया ये हवा बनाने में लगा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ही रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकते हैं। कुछ मैं उनके जो क्रोमा के जो टेक्स्ट हैं, थंबनेल्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, लोगों के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की जाती थी कि प्रधानमंत्री मोदी ही जंग रुकवा सकते हैं। ये देखिए, मोदी ने रोक दिया परमाणु युद्ध, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जागरण का ये थंबनेल अपनी पूरी कहानी जो है वो बयां करता है। अब एक और थंबनेल जो है मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका में ट्रंप से मिले मोदी, अब रुकेगी रूस यूक्रेन की जंग। ये आप देखते चलिए आगे से आगे। और सबसे बड़ी बात कि जब मीटिंग हो रही है तो भारत को ही बुलाया नहीं गया, मोदी जी को बुलाया नहीं गया। मोदी की कूटनीति रोकेगी रूस यूक्रेन युद्ध। कहां भाई, कौन सी दुनिया में, कुछ भी। चलिए अब ये देखिए आगे, आप और देखिए, आज तक का है। मोदी ने रोक दिया सबसे बड़ा परमाणु युद्ध। ये कमी नहीं है, कमी नहीं है इस प्रकार के न्यूज 18 जो कि टोटली गोद में बैठा रहता है। मोदी ट्रंप रोकेंगे रूस यूक्रेन युद्ध, मोदी ने दोहराया शांति का संदेश। मोदी के कहने पर युद्ध रोकेंगे पुतिन। ये डीएनए जी न्यूज का। अब इंडिया टीवी वालों का भी जरा देख लीजिए। मोदी का प्रस्ताव रूस और यूक्रेन को मंजूर होगा। वाह जी वाह। चलिए, मोदी रोकेंगे महाविनाश, रूस नेटो में बराबर धाक। टेक्स्ट आपने देख लिए, हमारे गोदी मीडिया के टेक्स्ट हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था क्योंकि जो समिट इस वक्त सऊदी अरब में हो रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया, ना भारत के किसी बड़े नेता की वहां पर मौजूदगी है। जिस वक्त हमारा गोदी मीडिया पिछले 3 साल से लगातार ये प्रचार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं, रूस यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं। इस मुद्दे पर हमने बहुत डिटेल से बातचीत की है, बहुत डिटेल से बातचीत की है एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या वाकई में जो एक पहल अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, सऊदी कर रहा है, कामयाब हो पाएगी। क्या रूस पर भरोसा किया जा सकता है, और क्या रूस चीन के बीच एक दूरी पैदा करने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने बातचीत की और क्यों भारत को इस बातचीत से दूर रखा गया, इसको भी समझने की हमने कोशिश की है। महेंद्र जी, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। पिछले 3 साल से हम लगातार ये सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जंग रुकवाएंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो चुकी है, यूक्रेन के जेलेंस्की से मुलाकात हो चुकी है। एक इंसान अगर कोई जंग रुकवा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं सर कि सऊदी अरब में एक अहम मीटिंग चल रही है और वहां पर भारत की मौजूदगी नहीं है, लेकिन वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के भी पहुंचने की खबरें हैं। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल, रूस का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है और बातचीत हो रही है। तो इस मीटिंग से ये जो कितनी हम उम्मीदें करें कि ये जंग खत्म हो सकती है। और दूसरा, क्योंकि आप मेरे से काफी सीनियर हैं पत्रकारिता में, क्या इस प्रकार की जो पत्रकारिता हम लोग करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होते, क्या उससे बचने की जरूरत है? देखिए, जहां तक इस मीटिंग का प्रश्न है, निश्चित रूप से सऊदी अरब के लिए एक बड़ा गेन है। सऊदी अरब इस मीटिंग के साथ ये संदेश देने में सफल हो रहा है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या म्यूजिकल समारोह ही नहीं आयोजित कर सकता है, बल्कि वो विश्व में एक ग्लोबल पीस मेकर की भूमिका भी निभा सकता है। और ये जो क्राउन प्रिंस हैं, उनकी मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो है अवसर है अपने देश को एक ग्लोबल पीस मेकर के रूप में स्थापित करने का। जहां तक क्यों चुना गया सऊदी अरब को,
निश्चित रूप से हमें याद करना होगा कि 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जो है अपनी कुछ शुरुआती यात्राओं में सऊदी अरब गए। जी। और हम सबको पता है कि ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है, और 2020 में चुनाव हारने के बावजूद ट्रंप के बिजनेस इंटरेस्ट भी सऊदी अरब में हैं, और उसके साथ जो है मिलके वो तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में हैं। तो मुझे लगता है, और इसके साथ ही सऊदी अरब का रूस के साथ भी बेहतर संबंध है। हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अगस्त 2023 में भी सऊदी अरब ने एक समिट होस्ट की थी यूक्रेन में किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए, और इसमें 40 देशों ने भाग लिया था, रशिया को छोड़कर। तो ओके। ऐसे में उसकी दावेदारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। और जहां तक प्रश्न है भारत का कि वो एक जो है पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है, निश्चित रूप से हमारे जो है, चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, दोनों के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो ट्रंप की नजदीकी सऊदी अरेबिया के साथ रही है, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका की उस डेस्टिनेशन को चुनने में रही है। और उसके अलावा जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनके जो जी। दोनों, रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से संबंध है, उसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बेहतर संबंध है। तो ये एक प्रमुख वजह मुझे लगता है रही है सऊदी अरेबिया को जी। ये मौका देने के लिए। जी, एक सवाल और मेरा कि क्या इससे हम एक नेटो की हार के तौर पर नहीं देख सकते हैं जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ही नेटो को लीड करता है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि नेटो सरेंडर कर, नेटो नहीं बल्कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है। नेटो तो अभी भी चाहता है कि ये लड़ाई खत्म ना हो, जारी रहे जब तक कि पुतिन पीछे नहीं खींचते हैं। तो क्या एक दुनिया में संदेश नहीं जाएगा कि देखिए एक अकेले रूस ने पूरे नेटो को पीछे धकेल दिया? नहीं, देखिए, उससे ज्यादा बड़ा ये संदेश जाएगा कि किस प्रकार से नेटो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एक सैन्य अंग बन के रह गया है, जी। और अमेरिका जो चाहेगा वो नेटो से कराने में समर्थ है। तो ओके। निश्चित रूप से नेटो की प्रासंगिकता पे तो रूस ही प्रश्न उठाता रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसे सैन्य संगठन के रहने की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे में जब जो आप देखें कि एकदम से ट्रम्प ने जिस प्रकार का यू टर्न लिया है, तो उससे अमेरिका का तो अमेरिका उस यू टर्न के पीछे अमेरिका की रणनीति तो एक बार समझ में भी आती है, लेकिन नेटो के भविष्य पे एक प्रश्न लगने वाला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की जो मुझे लगता है कि पूरे युद्ध के पीछे जो उसकी रणनीति रही है, वो कुछ हद तक सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस जिस प्रकार से अपनी पुतिन के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को एक आप कहें कि उसको मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, रूस और जो यूरोप के बीच फिर से एक बेहतर संबंध जो जी। एक स्थापित हो रहे थे, चाहे नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात करें, तो जो रूस की निर्भरता एकदम से अमेरिका के ऊपर है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो कम हो रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है, और उसके अलावा एक तरीके से जो हथियारों की होड़ लगी हुई है यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो न्यूट्रलिटी का जिन्होंने स्टैंड लिया था, वो भी अब अमेरिका से जो है डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई देशों के साथ वो भी अब नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका के उद्देश्य की बात करें तो पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपने एकदम सही कहा, इस अगर ये शांति होती है, और अगर ये शांति रूस के टर्म्स पे होती है, तो जी। निश्चित जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें निश्चित रूप से रूस के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप के संबंध है पुतिन के साथ, उसमें रूस के पक्ष में ये पूरी जो है शांति प्रक्रिया जाने के का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो ये ठीक है। नेटो की एक बड़ी हार है। बस 2 सवाल मेरे और हैं सर, जिनका छोटा-छोटा जवाब मैं आपसे चाहूँगा। 2014 में क्रीमिया पर रूस ने अटैक किया, क्रीमिया को हथिया लिया। अब 2022 में 21 में डोनबास पर अटैक किया और पूरे डोनबास को रूस ने हथिया लिया। आज बेशक पीस की बात हो रही है, लेकिन क्या इस चीज़ की कोई गारंटी होगी कि आने वाले वक़्त में कीव, खार्किव या दूसरे सुमी जैसे शहरों पर अगर व्लादिमीर पुतिन अटैक करेंगे, क्योंकि अब तो उनके मुंह में कह सकते हैं कि वो खून लग चुका है, उन्हें पता है कि क्रीमिया मैंने ले लिया,
खार्किव मैंने डोनबास ले लिया, अब मुझे खार्किव चाहिए, मुझे सुमी चाहिए। तो क्या एक अंदेशा, एक डर जो यूक्रेन के लोग हैं उनको इस बात का होगा, या जो तमाम लोग इस वक्त मध्यस्थता करवा रहे हैं उनको भी होगा? देखिए, निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि अगर ये शांति समझौता डोनबास जो है रूस के पक्ष में जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि पुतिन जो है और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस पूरे युद्ध के बाद ये साफ हो गया कि अगर रूस को अपने सैन्य शक्ति पे कोई बहुत घमंड रहा हो, तो वो एक तरीके से चकनाचूर हो गया। और जिस प्रकार से पूरा यूक्रेन ने इतना लंबा संघर्ष चलाने में यूक्रेन सक्षम रहा, निश्चित रूप से अमेरिका और जी, नेटो के समर्थन के बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो अब रूस को वो जो यथास्थिति है वो पता है। तो मुझे लगता है फिलहाल प्रेसिडेंट पुतिन को अपना यूरेशियन जो ड्रीम है, वो जी, जो प्रोजेक्ट है जो है वो छोड़ के और रूस के जो आर्थिक पुनर्संरचना पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में पुतिन एक ऑटोक्रेट है और कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आपने जो अंदेशा जताया वो गलत नहीं जताया, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अगर सलाहकार जो भी हों, क्योंकि अब रूस दोबारा इस स्थिति में नहीं है आर्थिक रूप से या सैन्य जी। रूप से कि फिर से वो हमला करे। तो ऐसे में अब उनको अपने यूरेशियन ड्रीम को छोड़ के अपने देश के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, बस एक आखिरी सवाल जिसका छोटा-सा जवाब चाहूँगा। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, क्या ये चाइना के खिलाफ रूस को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश के लिहाज से हम देख सकते हैं? क्योंकि मुझे याद आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि जो रूस है वो चाइना का नेचुरली एनिमी है, दुश्मन है, और हमने इन दोनों को करीब ला दिया है। तो इस लिहाज से देखें? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी अमेरिका की रणनीति है, क्योंकि और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे अपने कार्यकाल में उनकी जो कार्यशैली है उसमें निश्चित रूप से एक बदलाव देखने को मिला है। और जिस प्रकार से वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो अगर देखें तो ट्रंप के आने के पहले एक तरीके से रूस और चीन की जो नजदीकियां थी, रूस जिसका भारत को भी अंदेशा था कि कहीं रूस जो है चीन का एक जूनियर पार्टनर बन के न रह जाए। अमेरिका का निश्चित रूप से अगर जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें, तो वो इसमें है कि रूस और चीन एक साथ ना आए। और रूस के आने से ही एक जो ऑल्टरनेटिव एक्सिस की बात जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी कि रूस, चीन और ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो है वो एक ऐसी ध्रुवीकरण हो रहा है जो जी, पश्चिमी देशों और अमेरिका को चुनौती दे सकता है। तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से अमेरिका के पक्ष में है, अगर पुतिन को वो इस बात पे राजी हो जाते हैं कि अमेरिका के साथ रहने में रूस को ज्यादा फायदा है जी। बशर्ते चीन के साथ जाने में, तो ये बड़ी जीत होगी। और एक बड़ा परिवर्तन आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जी, और ये देखना भी होगा क्योंकि अब ऐसा लग भी रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर कहीं न कहीं चीन आने वाला है। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने व्यस्त समय के बाद भी थोड़ा-सा समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू राजेश जी, मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।